मुनेश्वर जी की जिंदगी में बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। कुछ समय तक तो वह हंसी खुशी अपनी पत्नी के साथ बातें किया करते थे और खुश रहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी शीला जी कैंसर की बीमारी से जूझ रही हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर कोशिश की, लेकिन वह बचा नहीं पाए और उनकी पत्नी शीला इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। मुनेश्वर जी टेंशन में अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठे हुए थे। लोग उन्हें हौसला दे रहे थे। घर का माहौल शांत हो गया था। पत्नी का 10वां हो चुका था। उसके 3 दिन बाद 13वीं की रस्म रखी गई। 3 दिन बाद 13वीं की रस्म हो गई तो शाम तक दूर के रिश्तेदार वापस जाने लगे थे। बचे हुए रिश्तेदार आगे क्या है और कैसे करना है, इस बात पर बैठकर विचार कर रहे कि अचानक उनका बड़ा बेटा बोल पड़ा, आप सब देख लो, जैसे भी करना हो, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता। मेरी कल शाम की फ़्लाइट है, मुझे वापस जाना है। इससे ज़्यादा छुट्टियाँ मुझे नहीं मिली हैं और वैसे भी जो होना था वह तो हो गया। मेरे यहाँ बैठे रहने से माँ जिंदा तो नहीं हो जाएगी। मुनेश्वर जी के बड़े बेटे की इस बातों ने वहां आए सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को हैरानी में डाल दिया। मुनेश्वर जी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा समर और छोटा बेटा साहिल है। साहिल ने तो पहले ही फ़ोन करके गांव में ना आने की बात कह दी थी, जबकि बड़ा बेटा समर आया था तो उसने ऐसी बातें कहीं कि मुनेश्वर जी का कलेजा फट गया। अपने ही बच्चों के इतने रूखे व्यवहार से आज वह अंदर तक टूट चुके थे, लेकिन पिता पर क्या बीतेगी इस बात से समर को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। अगले दिन तय समय पर समर वापस लौट गया। कुछ दिनों में सब रिश्तेदार चले गए। अब घर में केवल मुनेश्वर जी और उनका नौकर मोहन ही रह गए थे। दुख और परेशानी से घिरे मुनेश्वर जी आज अपनी पत्नी को याद करते हुए डायरी लिखने बैठ गए। उदासी असहनीय हो गई तो उनकी आंखों से आंसू बहकर अपने आप डायरी पर गिर गए। फिर वह अपनी भावनाओं को डायरी में लिखने लगे। शीला, तुम्हारे मरने के बाद मैं कितना अकेला हो चुका हूँ, यह शायद तुम नहीं समझोगी। तुम क्या गई, यह घर, यह बालकनी जहाँ बैठकर हम दोनों चाय पिया करते थे और अखबार पढ़ा करते थे, और इस घर की सारी वस्तुएं वीरान हो गई हैं। दुनिया की रफ्तार बहुत तेज है। जहाँ बेटों के पास ही अपने पिता के साथ बैठकर थोड़ी देर बात करने तक का भी समय नहीं है। हमारे बेटे हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी हमने अपने मन को समझा लिया था। फिर भी हम एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने लगा है। डायरी में अपने हालात लिखते लिखते मुनेश्वर जी की आंखें फिर से भर आईं। जिंदगी से थक चुकी बूढ़ी और उदास आंखों को मुनेश्वर जी कांपते हाथों से साफ करने लगे और फिर सोचने लगे कि कितने खुश थे दोनों जब वह अपने दोनों बेटों के साथ गांव में ही रहते थे। जब उनके दोनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े हुए तो उन्हें उच्च शिक्षा
प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाना था। उस समय तो केवल वहाँ बड़ा बेटा ही जाना चाह रहा था, लेकिन शीला जी ने कहा कि बेटा, मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं तुम्हें अमेरिका की पढ़ाई करवा सकूं। लेकिन मुनेश्वर जी ने कहा, शीला, कैसी बातें कर रही हो? यह तो बेटे की भविष्य की बात है। मैं अपने बेटे का कैरियर बनाने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। उन्होंने कुछ लोन लिया और अपने बेटे को अमेरिका भेजने की तैयारी करने लगे। कुछ समय बाद वह समय भी आ गया जब उनका बेटा समर अमेरिका जा रहा था। जिस समय उनका बेटा हवाई जहाज में बैठने के लिए एयरपोर्ट पर जा रहा था, तो दोनों पति पत्नी अपने बेटे को छोड़ने एयरपोर्ट तक गए। उन्हें एक तरफ खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ दुख भी था कि उनका बड़ा बेटा उनसे दूर जा रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन को समझा लिया। समर अब वहाँ अपने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने लगा। कुछ महीनों बाद समर अपने माँ और बाबूजी से मिलने के लिए आया, लेकिन जब वह दोबारा गया तो लौटकर नहीं आया। उसने वहाँ एक लड़की से शादी कर ली। वह लड़की बहुत अमीर थी और उनके पिता एक अस्पताल के मालिक थे। कुछ समय बाद समर ने अपने माता और पिता को अपनी शादी की बात बताई, तो मुनेश्वर जी और शीला जी दोनों नाराज होते हुए कहा कि बेटा, तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा कि तुम शादी करने जा रहे हो। लेकिन दोनों माता पिता ने अपने बेटे की शादी को स्वीकार कर लिया। 2 साल बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी धूमधाम से की। 2 साल बाद समर जब भारत आया था तो साथ में अपनी पत्नी को भी लाया, लेकिन उसकी पत्नी को गांव की जिंदगी नहीं भा रही थी, इसलिए 2 दिन के भीतर ही दोनों अमेरिका चले गए। इस बार उनके साथ साथ उनका छोटा बेटा साहिल भी अपनी पत्नी के साथ अमेरिका चला गया और वहीं व्यस्त हो गया। दोनों अपने घर परिवार में व्यस्त हो गए। बूढ़े माता पिता यहाँ कैसे रहेंगे, किसी को ख्याल नहीं आया। अब घर में केवल मुनेश्वर जी और उनकी पत्नी शीला जी रह गई थी। अब दोनों बुजुर्ग एकदम ही अकेले रह गए थे। इसी तरह वह अपनी जिंदगी जी रहे थे। मुनेश्वर जी अब तो यह सोचने लगे थे कि कहीं उन्होंने अपने बेटों को विदेश भेजकर कोई भूल तो नहीं कर दी है। एक दिन शीला जी को खांसी आई, जिसमें भारी मात्रा में खून आ गया। वह एकदम से घबरा गईं। वह दूसरे दिन ही अस्पताल गईं। वहाँ ब्लड टेस्ट करवाया, तब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर है। अब उनकी ज़िंदगी के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। यह बात सुनकर शीला जी और मुनेश्वर जी का दिल बैठा जा रहा था। वह घर आकर एकदम शांत गुमसुम सी रहने लगी। वह अपने पति को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। कुछ समय बाद शीला जी की मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी के जाने के बाद मुनेश्वर जी अकेले हो गए थे। न केवल अकेले बल्कि पूरी तरह से दुख में डूब चुके थे। हालांकि दोनों बेटों को उनकी मां की मृत्यु की सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन दोनों ही बेटों ने जवाब दिया कि पिताजी, हमारा आना अभी संभव नहीं हो पाएगा। आप मां का अंतिम संस्कार करवा दीजिए। शीला जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन छोटा बेटा नहीं आ सका।
दिन बीतते गए और एक दिन अपने अकेलेपन से तंग आकर मुनेश्वर जी ने अपने बेटों को वापस भारत आने का आग्रह किया। बेटा, तुम तो जानते हो मैं कितना अकेला हो गया हूँ। तुम्हारी माँ के बिना एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजार रहा हूँ। यह घर तो जैसे काटने को दौड़ता है। मेरी बाकी बची ज़िंदगी में अब तुम लोगों के साथ गुजारना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग भारत वापस आ जाओ। तुम्हारे इस बूढ़े बाप को अपनों के साथ की ज़रूरत है। बेटों ने साफ साफ कह दिया था, पिताजी अब हमारा भारत आकर रहना संभव नहीं है और वहाँ अब रह भी क्या गया है। इस तरह का आधुनिक रहन सहन हमें वहाँ नहीं मिल सकता। बेटों का जवाब पाकर मुनेश्वर जी समझ चुके थे कि उनके बेटे विदेशी दुनिया में मस्त हो गए हैं। अब वह अपने बूढ़े बाप से मिलने तो क्या देखने तक नहीं आएंगे। जिस बाप ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया, उन्हीं के लिए उनके बेटों को टाइम नहीं था। अपने बेटों की बात सुनकर मुनेश्वर जी किसी भी बेटे से दोबारा वापस आने के लिए ना तो कोई आग्रह किया और ना ही कोई जिद। उन्होंने अब झूठी आस लगाना उचित नहीं समझा था। बेटे कभी फ़ोन करते थे तो हालचाल पूछने की फॉर्मेलिटी सी निभाकर फ़ोन रख देते थे। अब तो धीरे धीरे कभी कभार आने वाली फ़ोन की घंटियां भी सुनाई नहीं देती थी। अब फ़ोन करते तो एक ही जवाब मिलता, अभी मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा। अब उनके बेटे बहुत स्वार्थी हो गए थे। हालत से समझौता करके मुनेश्वर जी मन मारकर जीने लगे थे। एक दिन जब पड़ोस में रहने वाले यादव जी, जो उनके बचपन के मित्र भी थे, उनके पास आकर बैठे हुए थे और हालचाल पूछ रहे थे, तभी अचानक उनका छोटा बेटा समर बगैर अपने आने की सूचना दिए घर आ गया। वर्षों बाद अपने बेटे का मुख देखकर बच्चों के साथ को तरसते मुनेश्वर जी का सारा गुस्सा एकदम शांत हो गया। सारे गिले शिकवे भूल कर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। तू आ गया बेटा? मुनेश्वर जी ने भरी आंखों से अपने बेटे से पूछा तो वह बोला, पिताजी, मुझे आपकी चिंता सताती रहती है कि आप अकेले यहाँ कैसे रहते होंगे, लेकिन मैं भी क्या करूँ, समय ही नहीं मिल पाता कि कुछ दिन यहाँ आकर आपके पास रह सकूँ। आपके पोता पोती भी आपको बहुत याद करते हैं, इसलिए अब मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अब आप बाकी के दिन अपने बच्चों के साथ व्यतीत कीजिए, बेटे ने कहा तो मुनेश्वर जी का उदास चेहरा अचानक मुस्कुरा उठा। तभी बेटा बोला, पिताजी, अब आप मेरे साथ चल ही रहे हैं तो यह मकान और दुकान बेच दीजिए, वैसे भी अब यहाँ रखा ही क्या है। मुनेश्वर जी के घनिष्ठ मित्र यादव जी, जो कि प्रॉपर्टी डीलर थे, मुनेश्वर जी ने उनसे बात की। वह यह सब बातें सुन रहे थे। उन्हें जिंदगी का अच्छा अनुभव था। मुनेश्वर जी को सलाह देते हुए कहने लगे, मुनेश्वर, इतनी जल्दी में दुकान और मकान बेचने से तुम्हें अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। तुम बेफिक्र होकर अपने बच्चों के साथ जाओ। जब कोई खरीदार मिलेगा तो मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। यह बात मुनेश्वर जी को उचित लगी। वैसे भी अपना मकान, जहाँ उनकी पत्नी की सुनहरी यादें बसी थी,
उसे छोड़ने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। सो अपने मित्र की बात मानते हुए अपने उस मकान को अपने विश्वास पात्र नौकर मोहन के जिम्मे छोड़कर मुनेश्वर जी अपने बेटे के साथ अमेरिका चले गए, जिसके बारे में उन्होंने अब तक किताबों में ही पढ़ा था। विदेश जाकर वहाँ की चमक दमक देखकर वह हैरान थे और अपने बेटों का साथ पाकर बहुत खुश भी। लेकिन अपने पिता को विदेश लेकर आने के पीछे बेटे का प्यार नहीं बल्कि उसका स्वार्थ था और जल्द ही उनके सामने अपने बेटे की मीठी बातों के पीछे छिपे मामला सामने आ गया। अब तो अमेरिका में रहते हुए उन्हें 1 साल होने को आया था और उस 1 साल में उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया जिस व्यक्ति ने कभी भारत में रहते हुए 1 गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पिया था। अब वह व्यक्ति अपने बच्चों के आदेश पर खाना बनाने और पानी पिलाने तक विवश हो चुका था। अपने घर में रहते हुए उन्होंने कभी 1 रुमाल तक नहीं धोया था और अमेरिका जाकर बेटे के घर में नौकरों की तरह सारे कपड़े धो रहे थे। इसके अलावा साहिल के दोनों बच्चों की देखभाल, उनका कमरा ठीक करना, उन्हें स्कूल बस तक छोड़ने जाना और वापस लेने जाना, सबके खाना खाने के बाद रसोई घर में बर्तन धोना अब मुनेश्वर जी के लिए आम बात हो चुकी थी और बुढ़ापे में यह सब कुछ चुपचाप करता जा रहा था। कोई और रास्ता भी तो नहीं था मुनेश्वर जी के पास, लेकिन ज़रूरत से अधिक काम करने और बढ़ती उम्र के हिसाब से शरीर पर अधिक भार बढ़ने से मुनेश्वर जी अब बीमार रहने लगे थे। जब साधारण पेन किलर और बुखार की दवाइयों ने असर दिखाना बंद कर दिया तो मजबूर होकर साहिल उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ दिन उन्हें अस्पताल में ही रहने को कहा, लेकिन अब साहिल और उसकी पत्नी पिताजी की बीमारी पर अतिरिक्त खर्च और समय देने को तैयार नहीं थे। मुनेश्वर जी का कोई चिकित्सा बीमा तो था नहीं, इसलिए आर्थिक सहायता के लिए जब साहिल ने अमेरिका की सोशल सोसाइटी कार्यालय में अर्जी दायर की तो उन्होंने भी यह कहकर मना कर दिया कि यह सुविधा केवल उन्हीं प्रवासियों को उपलब्ध है जिन्होंने सोशल सोसाइटी नंबर के साथ 3 वर्ष तक कार्य किया होगा। यह पता चलने के बाद साहिल और उसकी पत्नी टेंशन में आ गए थे। दोनों के प्लान पर पानी फिर गया था, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि पिताजी को अपने पास बुलाकर रखने से उन्हें 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो उनके दोनों बच्चों को देखने के लिए नैनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा सरकार के द्वारा मिलने वाली $800 की सोशल सिक्योरिटी की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। अब साहिल और उसकी पत्नी स्वयं को घाटे की स्थिति में पा रहे थे और अब बूढ़े बीमार पिता को बिठाकर खिलाना बेटे बहू को मंजूर नहीं था। उधर
मुनेश्वर जी की बूढ़ी और अनुभवी आँखों ने भी अपने बेटे और बहू के मन को जानने में देर न लगी। वे समझ गए कि अब उनका बेटा और बहू के घर में रहना उन दोनों के लिए बोझ बन चुका है। उन्हें समझते देर न लगी कि साहिल का अचानक से भारत लौटकर आना और उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाना पितृ प्रेम और अपनत्व का झूठा दिखावा था। सच तो यह था कि उन्हें अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए किसी नौकर की ज़रूरत थी और अब जब वह बीमार रहने लगे तो बूढ़ा लाचार बाप बेटे और बहू के लिए बोझ बन चुका है। बेटे बहू के व्यवहार से यह स्पष्ट भी हो चुका था। एक दिन उन्होंने साहिल से कहा, बेटा मेरे यहाँ रहने से कोई मतलब तो निकलता नहीं है। बेहतर यही होगा कि मुझे भारत भेजने का इंतज़ाम कर दो। इतना सुनते ही साहिल गुस्से में आ गया और बहू का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह चिल्लाकर बोली, क्या समझ रखा है आपने? हमें कोई कुबेर का खजाना नहीं मिल गया जिसे जब चाहें जितना चाहें खर्च कर लें। हवाई जहाज़ का टिकट भी कम से कम $500 का आएगा। कहाँ से आएगा इतना पैसा? अब क्या हम खुद को ही बेच दें? अपने बेटे के सामने बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुनेश्वर जी स्वयं को बेइज्जत महसूस कर रहे थे और फिर साहिल की तरफ देखते हुए रुआसे स्वर में बोले, तो बेटा मुझे समर के घर ही भेज दो। कम से कम तुम पर तो ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। इस पर साहिल अपनी पत्नी से भी अधिक चिल्लाता हुआ बोला, आपको क्या लगता है क्या मैंने उनसे बात नहीं की? 2 दिन पहले ही मैंने बड़े भैया को फ़ोन किया था, लेकिन भैया भाभी दोनों में से कोई भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं ही आपको लेकर आया हूँ, तो इस मुसीबत को केवल मैं ही जानूँ। यह बात सुनकर मुनेश्वर जी अपना माथा पीटने लगे। वे समझ गए थे कि किसी को उनसे कोई मतलब नहीं है। फिर उस घड़ी को कोसने लगे जब बेटे की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन्होंने अपना देश छोड़ा था, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे? स्वयं को पूरी तरह हालात के हवाले छोड़ना ही एकमात्र रास्ता था उनके पास। लेकिन मुनेश्वर जी बहू की आंखों में खटकने लगे थे। आती जाती वह उन्हें तिरछी नज़रों से देखती रहती थी। एक दिन बड़े ही मान मनुहार के साथ वह बोली, बाबूजी आप घर में बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, चलिए आज आपको बाहर घुमा कर लाती हूँ। बाहर घूमेंगे तो आपका मन भी बहल जाएगा। बहू का ऐसा व्यवहार उन्हें कुछ अटपटा जरूर लगा, लेकिन वह भी कब से बाहर निकलने को तरस गए थे, तो बहू के कहने पर उनके साथ चलने को राजी हो गए। अपनी कार में बिठाकर उनकी बहू उन्हें मॉल घुमाने के लिए लेकर आई, लेकिन खरीदारी करने के बाद बहू अपना पर्स खोलते हुए अचानक बोली, बाबूजी मैं घर से मोबाइल फ़ोन लेकर आना तो भूल ही गई। मुझे तो सारी पेमेंट मोबाइल से करनी थी। आप यहीं रुकिए, मैं कुछ ही देर में मोबाइल फ़ोन लेकर आई। इतना कहकर साहिल की पत्नी मॉल से बाहर निकल गई और
फिर कभी उनके पास वापस नहीं आई। बेचारे मुनेश्वर जी अकेले ही मॉल का एक एक कोना घूमकर थक गए और जब उनसे कुछ भी ना बन पाया तो थक हार कर मॉल के पास पड़ी एक बेंच पर बैठकर अपनी बहू के वापस आने का इंतज़ार करने लगे। इस प्रकार इंतज़ार करते करते उन्हें शाम हो गई। अंग्रेजी तो उन्हें आती ही नहीं थी, किसी को अपना दुख बताते भी तो कैसे। जेब में केवल $10 पड़े थे। सोचा कि अपने बेटे को फ़ोन करें, लेकिन उन्हें अपने बेटे का फ़ोन नंबर भी याद नहीं था। कभी भूलकर भी उन्हें यह बात सोचा ही नहीं था कि यह नौबत भी एक दिन आएगी। बैठे बैठे जब रात हो गई तो मॉल भी बंद होने का समय आया। अब तो मुनेश्वर जी को भी शंका होने लगी थी कि बहू ने मोबाइल का झूठ बोलकर ही अकेले छोड़ दिया। उनका अपना ही खून उनके साथ ऐसा करेगा, यह सोच सोच कर मुनेश्वर जी फूट फूट कर रो पड़े। कुछ आने जाने वाले लोगों ने उनकी इस हालत को देखा और समझा तो जरूर, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। मुनेश्वर जी उठकर अनजान सड़क पर चल पड़े। चलते चलते उन्हें सामने एक मंदिर दिखाई दिया। अचानक देश में अनजान लोगों के बीच में खुद को अकेला महसूस करते हुए मुनेश्वर जी ने जैसे ही मंदिर की तरफ देखा तो उन्हें एक अपनेपन का एहसास हुआ। भगवान के सामने बैठकर खूब रोए और भगवान से पूछने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन से कर्म किए थे जो आज उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। वह भगवान के मंदिर के पास ही बैठे रहे। जब मंदिर के कपाट बंद करने का समय आया तो पुजारी की नज़र मुनेश्वर जी पर पड़ी। पुजारी एक युवा भारतीय था। वह उनके पास बैठकर पूछने लगा, क्या हुआ अंकल जी, आप क्यों रो रहे हैं? अनजान देश में किसी के मुंह से हमदर्दी भरे शब्द सुनकर मुनेश्वर जी और भी जोर से रोने लगे। पुजारी समझ गया कि यह बुजुर्ग अपने बच्चों से दूर हो गए हैं। उन्होंने सबसे पहले उन्हें भर पेट खाना खिलाया और फिर उनसे उनके हालत के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। लेकिन मुनेश्वर जी को अपने बेटे और बहू के घर का पता तो कोई मालूम नहीं था और ना ही कोई नंबर याद था। इस कारण पुजारी ने नियमानुसार सबसे पहले पुलिस स्टेशन फ़ोन किया और फिर बाद में आवश्यक पुलिस कार्यवाही के बाद पुजारी ने मुनेश्वर जी को मंदिर में बने अपने कमरे में रहने की जगह दे दी। जब मुनेश्वर जी कुछ सहज हुए तो पुजारी ने उनसे पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुँचे हैं। तो मुनेश्वर जी ने उन्हें सब हालात बताए। इस पर पुजारी ने कहा, अंकल जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, ऐसी घटनाएं तो यहाँ पर रोज़ होती हैं। बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को नौकर बनाकर यहाँ ले आते हैं, लेकिन अपने पास तब तक ही रखते हैं जब तक उनकी सेहत ठीक रहती है और उनके घर का काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन पर बुजुर्गों की बीमारी का खर्च बढ़ने लगता है वह उन्हें बोझ समझकर इसी तरह बेघर कर देते हैं।
पुजारी की बात सुनकर मुनेश्वर जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे उस समय को कोसने लगे जब उन्होंने अपने बेटे के साथ विदेश चलने की सहमति जताई थी। वह पूरी तरह से टूट चुके थे। अगले ही दिन पुलिस ने मॉल की सीसीटीवी कैमरे से उनकी बहू की पहचान कर ली और उनके बेटे बहू का पता ढूंढ निकाला। लेकिन अब मुनेश्वर जी ने उनके पास वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। वे भारत वापस जाना चाहते थे लेकिन टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पुजारी से मोबाइल लेकर अपने दोस्त यादव जी को फ़ोन लगाया लेकिन उनका फ़ोन बंद पड़ा था। बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी जब यादव जी का फ़ोन नहीं लगा तो मुनेश्वर जी ने अपने नौकर मोहन को फ़ोन किया। मोहन ने जैसे ही फ़ोन उठाया और मुनेश्वर जी का हालचाल पूछने लगा, आप कैसे हैं? आपकी बहुत याद आती है। नौकर के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर उनकी आंखें आंसुओं से बहने लगे। उन्होंने उसे अपना हाल कह सुनाया और उसे यादव जी से मिलकर टिकट के पैसों का इंतजाम करने के लिए विनती की। मोहन मुनेश्वर जी की यह हालत जानकर दंग रह गया था। वह सोचने लगा कि माँ जी के होते हुए बाबूजी पर दुख की आंच तक नहीं आई थी और आज इस हालत में परदेश की धरती पर जीने को मजबूर हैं। वह याद करने लगा कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। जब मेरी माँ बीमार थी तो उन्होंने उनके इलाज का सारा खर्च उठाया था और जब मैं वापस पैसे देना चाहा तो उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया था। इतने एहसान उन्होंने मुझ पर किए हैं। इस मुसीबत की घड़ी में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। आज उनका एहसान चुकाने का समय आ गया है। यह सोचकर मोहन ने उनकी मदद करने की ठान ली और जैसे तैसे करके 5 दिन के भीतर ही उनके बताए गए अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए और 1 हफ्ते भर में मुनेश्वर जी वापस घर पहुंच गए। घर पहुंचकर मोहन से मिलकर वह बहुत रोए और उसे बताया कि किस तरह विदेशी धरती पर पल पल काटना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। अगले दिन यादव जी को शुक्रिया अदा करने के लिए जब उनके घर पहुँचे तो पता चला कि यादव जी तो 1 महीना पहले ही यह दुनिया छोड़कर चले गए हैं। उन्हें जानकर झटका सा लगा। मन की उदासी और गहरा गई। लेकिन फिर अचानक सोचने लगे कि मोहन ने पैसों का इंतजाम कैसे किया था। घर पहुँचे तो मोहन को अपने पास बिठाया और उससे पूछने लगे कि आखिर उसने इतने सारे पैसों का इंतजाम किया कैसे। लेकिन मोहन बताना ही नहीं चाहता था। बहुत पूछने पर उसने बताया कि अपना छोटा सा मकान गिरवी रख कर उसने पैसों का इंतजाम किया था और फिर मुनेश्वर जी के चरणों में बैठकर कहने लगा, बाबूजी यह मदद तो कुछ भी नहीं है उस मदद के सामने जो आपने मेरी माँ की बीमारी के वक्त की थी। इतने एहसान हैं आपके मुझ पर तो फिर मैं आपको ऐसी हालत में कैसे देख सकता था। मोहन की बातें सुनकर मुनेश्वर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। घर वापस पहुंचकर उन्हें ख्याल आने लगा कि मोहन से तो मेरा खून का रिश्ता भी नहीं था जिसने मुसीबत में मेरी इतनी मदद की और दूसरी ओर मेरे बेटे हैं जिन्होंने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। यह सब सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू भर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगा लिया। आज भी अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर वे
अपने मानसिक संताप से ऊपर नहीं आ पा रहे थे। उनका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। फिर ऐसा समय भी आ गया जब मुनेश्वर जी ने बिस्तर पकड़ लिया। मुनेश्वर जी के लिए उठने और चलने को भी लाचार हो गए, लेकिन मोहन ने उनके दिन रात सेवा की बिना हिचकिचाहट के। मोहन उनके छोटे से छोटा हर काम किया करता था। जब उनकी हालत ज़्यादा खराब रहने लगी तो उन्होंने वकील को बुलाकर अपनी दुकान, मकान और खुद की कमाई संपत्ति की वसीयत कर दी। उसे पंजीकृत करवा दिया। उन्होंने मोहन को भी बता दिया था कि उनकी वसीयत उनके वकील महेश जी के पास रखी है और उनकी मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार से पहले उनकी वसीयत पढ़ाई जाए। उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब उनके घर के आंगन में उनका पार्थिव शरीर रखा था। उनके रिश्तेदारों ने दोनों बेटों को फ़ोन करके खबर पहुंचा दी थी। अगले दिन तक वे दोनों भी पहुंच गए। वकील साहब को भी खबर दी गई। उनके पहुंचते ही सबकी नज़रें उनके चेहरे पर टिक गईं। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं मुनेश्वर पाल, अपने मकान को मैं अपने नौकर मोहन के नाम करता हूँ। मेरी दुकान पर भी केवल मोहन का ही हक होगा। मेरे बैंक अकाउंट में ज़्यादा तो कुछ नहीं रखा, केवल मेरी कमाई से बचाए गए कुछ पैसे हैं जिन्हें मैं मोहन को देना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही दोनों बेटों की भौहें चढ़ गईं, लेकिन उन्होंने उस समय शांत रहना ही उचित समझा। लेकिन वहीं मोहन रोता जा रहा था। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी जारी रखी। अपनी पत्नी शीला के गहनों को मैं अपने दोनों बेटे और बहू में बराबर बराबर बांटता हूँ, क्योंकि यह मेरी पत्नी की इच्छा थी। इसके अतिरिक्त मैं उन्हें किसी भी अन्य संपत्ति का हकदार नहीं मानता। मेरे शरीर को मुखाग्नि देने का हक भी केवल मोहन का ही होगा। वह मेरा सगा बेटा नहीं, लेकिन मैं उसको बेटे से भी बढ़कर मानता हूँ। असल में मुझे संतान का सुख तो उसी से प्राप्त हुआ है। इसकी रगों में मेरा खून नहीं है, परंतु फिर भी मेरी सेवा ऐसे करता है जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। कितना बड़ा अंतर है मेरी खुद की संतान और मोहन में। मेरी अपनी औलाद, जिसको मैंने केवल जन्म दिया था और उनके पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं होने दी, इस काबिल बनाया कि वह सिर उठाकर जी सके। इतना सब कुछ होने के बाद भी कितने आश्चर्य की बात थी कि मेरी अपनी संतान ने कह दिया कि उनका मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है। वकील साहब थोड़ी देर के लिए रुके और अपने आंसू पोंछने लगे। आसपास खड़े सभी रिश्तेदारों की भी आंखें भर आई थी। इसके बाद उन्होंने अंतिम पंक्ति पढ़ी। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि बुढ़ापे में जो दिन मुझे देखने पड़े, ऐसे दिन मेरे बेटों को कभी ना देखना पड़े। वसीयत सुनने वाले हर एक इंसान की आंखों में आज आंसू थे और दोनों बेटे शर्मिंदगी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। रिश्ता ना होते हुए भी मोहन ने साबित कर दिया था कि इस दुनिया में एक रिश्ता अभी है, जिसका नाम है इंसानियत। जो बाप अपने बेटे को पालने पोसने के लिए जी जान लगा दी, वही बेटे अपने बूढ़े बाप को बोझ समझने लगे थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।